हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पॉलिटी गुरु में। आज एक ऐसा मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो लेकर आए हैं जो आपको बहुत पसंद आएगा। अक्सर आपने अपने आसपास दूर क्षेत्र विशेष भारत के किसी भी कोने में इस तरह का टॉपिक से आप रूबरू होंगे। जो हमारा सब्जेक्ट है काफ़ी इम्पोर्टेंट है आज का, जो आप ब्लैक बोर्ड पे देख पा रहे हैं। कर्फ्यू और धारा 144 में अंतर। ये बहुत वैल्यूएबल क्वेश्चंस है। आपके माइंड में हमेशा से इस तरह के क्वेश्चंस आते होंगे कि यार कर्फ्यू क्या है, आज धारा 144 वहां लगी है, आज दिल्ली में जंतर मंतर पे धारा 144 को लागू कर दिया गया, आज करावल नगर में कर दिया गया, दिल्ली के किसी कोने में कर दिया गया। आखिरकार इन दोनों में डिफरेंस क्या है, मूलभूत दोनों में अंतर क्या है, इसको हम विस्तार से समझेंगे। वीडियो में बने रहिए, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम कर्फ्यू का अर्थ जानते हैं। इन दोनों में अंतर जब हम जान पाएंगे जब दोनों का एक एक कर अर्थ जानेंगे। तो सबसे पहले कर्फ्यू का अर्थ जानते हैं। आखिरकार कर्फ्यू का मीनिंग क्या होता है, कर्फ्यू है क्या, कर्फ्यू किन परिस्थितियों में लगाया जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, जो कर्फ्यू है, कर्फ्यू है जो, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, जो कर्फ्यू है ये एक प्रकार से विशेष आदेश है जो भारत में पुलिस बल के द्वारा प्राप्त होता है। एक ऐसा आदेश जो भारत में पुलिस प्रशासन द्वारा लागू किया जाता है, वो की विशेष परिस्थितियों में लागू किया जाता है। ये तो आप जानते हैं कि पुलिस प्रशासन द्वारा लागू किया जाता है, पूरे क्षेत्रीय प्रशासन द्वारा लागू किया जाता है, पर सवाल ये है किन परिस्थितियों में लागू किया जाता है, तो ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो आइए मैं उन परिस्थितियों पर विस्तार पूर्वक आपको बता दूं जिस स्थिति में कर्फ्यू लगना तय है, क्योंकि वहां ऐसी स्थिति आ जाती है कि सामान्य से असामान्य स्थिति हो जाती है। तो वो कौन सी परिस्थितियां हैं, आइए हम ध्यान से देखते हैं। सबसे पहला मैं आपको बताना चाहूंगा दंगा, लूटपाट, हिंसात्मक गतिविधियां। अब दोस्तों आप ये कहोगे कि दंगा, लूटपाट, हिंसात्मक गतिविधियां ये क्या है, तो मैं इनके विषय में बताना चाहूंगा। आपको किसी भी क्षेत्र विशेष में कोई ऐसा व्यक्ति जो या व्यक्ति समुदाय किसी दूसरे व्यक्ति समुदाय से किसी भी विषय के आधार पर, क्या वो जाति, धर्म या किसी भी मुद्दे पर आपस में झड़प कर लेता है और वो उसकी सामान्य झड़प एक सामूहिक झड़प में बदल जाती है और वो एक दंगे का रूप ले लेती है, और वहां से उस क्षेत्र की सामान्य सेवाएं अवरोध हो जाती है, यातायात वहां का भंग हो जाता है और नागरिकों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में नागरिकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए क्षेत्रीय प्रशासन एक विशेष आदेश लागू करता है जिसे कर्फ्यू कहा जाता है। अब दोस्तों सपोज करो किसी क्षेत्र विशेष में दंगा हो गया, एक समुदाय की दूसरे समुदाय में आपसी झड़प होगी और उस झड़प से वहां की सामान्य व्यवस्था भंग होगी। वहां पे कुछ ऐसे असामाजिक तत्व थे जो लूटपाट करने लग गए थे, बाजारों दुकानों को बिना वजह लूट लिया गया और हिंसात्मक गतिविधियां भी होने लगी। हिंसात्मक गतिविधियां इन द सेंस ऑफ गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को भी नुकसान पहुंचाया जाने लगा। गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को आप कहेंगे किस तरह से नुकसान पहुंचाया जाने लगा, जैसे सपोज करो सरकारी प्रॉपर्टी में रेलवे के साथ तोड़फाड़ कर दी जा रही है, ट्रेनों को रोका जा रहा है, कुछ भी सरकारी सामान दिखा उसे तोड़ा फरोड़ा जा रहा है, तो सरकारी प्रॉपर्टी के साथ भी खिलवाड़ होने लगा, उसको तोड़ा मरोड़ा जाने लगा। हिंसात्मक गतिविधियां होने लग जाए, बिना वजह बेकसूर लोगों को आपस में मारा और पीटा जाने लगा। हिंसात्मक गतिविधियों के साथ साथ शस्त्रों का प्रयोग भी आ जाता है, शस्त्रों का भी प्रयोग किया जा रहा है जिसमें गैर कानूनी हथियार के साथ एक समुदाय दूसरे समुदाय पर बिना किसी बात के हमला कर रहा है। तो ऐसी व्यवस्था को रोकने के लिए क्षेत्रीय प्रशासन द्वारा कुछ विशेष कोड लागू किए जाते हैं और उन कोड्स को सामान्य प्रशासन के तहत आम लोगों पर लागू किया जाता है। तो दोस्तों ये कर्फ्यू था। अब कर्फ्यू की हिस्ट्री की बात करें तो इसकी शुरुआत इंग्लैंड से मानी जाती है, इंग्लैंड के राजाओं द्वारा मानी जाती है। वहां बेसिकली इसलिए इसको लागू किया जाता था राजनीतिक दमन के लिए। सपोज करो कि किसी व्यक्तिगत क्षेत्र पर, किसी क्षेत्र या समुदाय पर इंग्लैंड को पॉलिटिकल कंट्रोल करना पड़ता था। पॉलिटिकल कंट्रोल यानी राजनीतिक रूप से किसी भी क्षेत्र समुदाय को या क्षेत्र की सीमाओं को कब्जे में लाना पड़ता था। तो ये राजनीतिक दमन के लिए अपनी सैन्य शक्ति का प्रयोग करते थे, उस विशेष क्षेत्र को अपनी सेनाओं के माध्यम से घेरवा लेते थे
और उन पर कब्जा कर लेते थे, तो उसको ही राजनीतिक दमन के रूप में देखते थे। मध्यकालीन भारत की बात करें या यूरोप की बात करें, तो मध्यकालीन यूरोप की बात कर लेते हैं, तो वहां पर इसको बेसिकली सामान्य नियंत्रण के रूप में देखा जाता था। तो वहां पर यूरोप में आपको पता है कि गिरजाघरों में ज्यादातर लोग एथिस्ट थे, तो गिरजाघरों में घंटा बजा बजाकर तेज तेज की लोगों को सूचित किया जाता था कि यहाँ की जो सामान्य व्यवस्था है असामान्य व्यवस्था में बदल चुकी है, तो आप सब लोग भीड़ भाड़ ना मचाएं। यहाँ पर क्षेत्रीय प्रशासन द्वारा कुछ आदेश लागू कर दिए गए हैं जिन्हें आपको मानना पड़ेगा। तो ये मध्यकालीन यूरोप में सामान्यतः एक कंट्रोल के रूप में देखा जाता था, नियंत्रण के रूप में देखा जाता था, सामान्य कंट्रोल के रूप में, जिसमें घंटा बजाकर लोगों को सूचित किया जाता था। अब जैसे जैसे आधुनिक गतिविधियां होने लगी, समय और परिस्थितियों में बदलाव हुआ, तो इसकी रूपरेखा में भी पूरे तरीके से बदलाव हो गया। चलो दोस्तों, अब ये देखते हैं कि मानो कि कर्फ्यू किसी क्षेत्र विशेष पे लग गया है। सपोज करो किसी क्षेत्र विशेष पे कर्फ्यू लग गया है, तो इसके प्रभाव क्या होते हैं, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा मुद्दा है कि सपोज करो किसी क्षेत्र विशेष पे कर्फ्यू लग गया, तो वहां पर किन किन बातों को ध्यान में रखना होगा, वो बातें क्या है ऐसी। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि वहां का यातायात जो यातायात होता है वो पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया जाता है। गाड़ियों के आने और जाने पर पूरी तरह से रोक लगाई जाती है। दूसरा, स्कूल, छात्रों के लिए स्कूल कॉलेज ये सब भी बंद कर दिए जाते हैं, ये सब भी बंद कर दिए जाते हैं। छात्रों को पूरी तरह से बता दिया जाता है कि स्कूल कॉलेजेस इतने दिन से इतनी तिथि तक बंद रहेंगे, सीधे से एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाता है। और यातायात भी पूरी तरीके से बंद, और एक विशेष समय को लागू किया जाता है। किसे? विशेष समय के लिए। अब आप कहोगे विशेष समय क्या होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, फैक्टर्स है। एक स्पेशली पूरे दिन की सूची तैयार की जाती है जिसमें यह बताया जाता है कि आपके जो क्षेत्र विशेष में अगर किसी व्यक्ति को अपने घर से बाहर जाना है, वो कब से कब बाहर जा सकता है और घर में कब आ सकता है। अब आप मानते हैं कि आपको पूरा दिन भी बंद नहीं किया जा सकता, आपको पूरा दिन एक कमरे में बंद कर दिया जाए तो आप पूरी तरीके से परेशान हो जाएंगे, भाई कर्फ्यू लगा किसी की वजह से और झेलना हमें पड़ रहा है। तो ऐसा नहीं होता दोस्तों, क्षेत्रीय प्रशासन कुछ इस तरीके के दिशा निर्देश जारी करता है जिसमें आम लोगों के लिए एक विशेष समय का आयोजन किया जाता है। इस तरीके से शेड्यूल बनाया जाता है जिसमें लोगों को बताया जाता है कि आप सुबह इतने बजे से, मान लो एक उदाहरण के तौर पे लेते हैं, सुबह 9 बजे से आप 3 बजे तक बाहर रह सकते हैं, ठीक है, और इसमें अपने सामान वामान कुछ भी जो भी आपको लाना है वो आप ला सकते हैं। एक खास बात मैं आपको बताना चाहूंगा, इसमें जो आपातकालीन सेवाएं होती है उनको प्रतिबंधित नहीं किया जाता। आप कहोगे आप आपातकालीन सेवा, अभी आप सोचोगे कि यातायात तो बंद हो गया, यार आपातकालीन सेवा बंद क्यों नहीं हुई? तो आपातकालीन सेवा में बेसिकली हॉस्पिटल्स को बिल्कुल बंद नहीं किया जाता। किसी के साथ स्वास्थ्य संबंधी कुछ भी हो सकता है तो उसको बिल्कुल भी बंद नहीं किया जा सकता। कोर्ट्स की प्रोसीड हो गया, कोई कानूनी कार्रवाई हो तो कोर्ट्स वगैरह भी खुले रहते हैं। तो दोस्तों ये तो था कर्फ्यू के प्रभाव, जो लगाने के बाद प्रभाव होते हैं। अब दोस्तों सबसे बढ़िया इंपॉर्टेंट बात ये है, आप देखोगे कि आपने कई दंगे दिल्ली में भी देखे होंगे, कई भारत में देखे होंगे, उस क्षेत्र विशेष में जो प्रशासन लगता है, इसमें मैं आपको बताना चाह रहा हूँ पुलिस के पास कुछ स्पेशल पावर्स दे दी जाती हैं। कहाँ? एक्सिक्यूटिव मजिस्ट्रेट द्वारा। किसके द्वारा? एक्सिक्यूटिव मजिस्ट्रेट द्वारा। एक्सिक्यूटिव मजिस्ट्रेट का मतलब होता है कार्यकारी मजिस्ट्रेट द्वारा। एक्सिक्यूटिव जो मजिस्ट्रेट होते हैं हमारे, उनको पूरा अधिकार होता है पुलिस को पावर देने का कि आप इस क्षेत्र की जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो आपके अधीन है और आप इसको नियंत्रण करेंगे। किसी भी तरह की गैर कानूनी सभा का आयोजन नहीं होना चाहिए। आपको लगता है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति या व्यक्ति समुदाय या समूह प्रशासन के विरुद्ध किसी भी तरह का षड्यंत्र रच रहा है, सरकारी नीतियों का विरोध कर रहा है, तो उसके पूरी तरह से उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। और दोस्तों मैं बताना चाह रहा हूं, जो व्यक्ति किसी भी दंगे में शामिल होता है, अगर उसको पकड़ लिया जाता है तो उसको पूरी तरह यूटी में रखा जाता है। यूटी का मतलब बताना चाहूंगा अंडर ट्रायल पुलिस कस्टडी में रखा जाता है। उसको उसके ऊपर कानूनी हथकंडा करा जाता है और पूरे तरीके से कार्रवाई की जाती है। उसके साथ और कौन लोग जुड़े हैं और किस तरीके से जुड़े हैं और आखिरकार क्या है,
माजरा क्या है जो ये स्थिति असामान्य स्थिति में बदली। तो दोस्तों अगर कोई दोषी पाया जाता है तो उसको कम से कम 3 साल की सजा इसमें सुनाई जाती है और पूरी तरीके से भरपाई भी करवाई जाती है समुदाय द्वारा जितना भी नुकसान हो। तो दोस्तों ये तो था हमारा कर्फ्यू का छोटा सा ब्रीफ आपका डिस्कशन, जो मैंने जिसमें आपको कर्फ्यू का मीनिंग बताया कि ये कुछ विशेष परिस्थितियों में लगाया जाता है, उसके प्रभाव बताए। अब दोस्तों धारा 144 क्या है, अब हमने दूसरा धारा 144 पे जानना है ये आखिरकार है क्या धारा 144। ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आप देख पा रहे हैं कि आईपीसी की धारा 144 आज सुनने में है कि धारा 144 जंतर मंतर पे लगा दी गई है, आज धारा 144 किसी स्कूल के बाहर लगा दी, आखिरकार है क्या मैं आपको बताऊंगा। भारतीय दंड संहिता की धारा 144 के तहत एक्सिक्यूटिव मजिस्ट्रेट को यह शक्ति प्रदान की होती है इसमें कि वो 4 या 4 से अधिक व्यक्तियों का जमावड़ा किसी पर्टिकुलर स्थान पर ना होने दे। अब आप कहोगे जमावड़ा किस लिए, ऐसी स्थिति जब होती है जब कोई सामान्य व्यवस्था साधारण सी बात पर असामान्य में बदल जाए। समझो कि कहीं आपस में विचारों की दो समुदायों के बीच में लड़ाई होगी, धर्म का कोई मुद्दा छिड़ गया और दोनों में धर्म का मुद्दा एक आपसी बहस में छिड़ा और बहस से झड़प में बदला और झड़प में काफी लोगों का एक जमावाड़ा हो गया और उस जमावाड़ा ने एक दंगे का रूप ले लिया। तो इसमें एक्सिक्यूटिव मजिस्ट्रेट को पूरी पावर होती है कि उस क्षेत्र में उस कॉलोनी में धारा 144 लागू कर दे और वहां पर किसी भी तरीके की गैर कानूनी सभा के आयोजन पर रोक लगा दे। अब आप कहोगे गैर कानूनी सभा क्या है, सपोज करो कोई 4 से 5 लोग हैं इकट्ठा होकर किसी तरह की मीटिंग कर रहे हैं कि नहीं ये गलत है, हमें सरकार की नीतियों के खिलाफ जाना चाहिए, ये जो भी हो रहा है इस तरीके से गलत है, हमारी स्वतंत्रता का नाम हो रहा है, ऐसा नहीं, तो उसको भी उठाकर पकड़कर पुलिस कस्टडी में ले लिया जाता है, पूरे तरीके से उसे दिशा निर्देशित किया जाता है कि यहाँ पर सभा भीड़ भाड़ जमावड़ा लगाना पूरी तरीके से मने है और बिल्कुल भी किसी भी तरीके से उसको प्रतिबंधित कर दिया जाता है। धारा 144 में आप सोच सकते हैं कि किसी भी तरीके से हो सकता है, कोई विचारों में आपसी झड़प हो सकती है किसी भी तरीके से। तो दोस्तों साधारण सा अंतर मैंने हम दोनों में बता दिया एक लाइन में, इसमें गैर कानूनी सभाओं पर पूरी तरीके से रोक लग जाता है। दूसरा, इसमें यातायात पर बिल्कुल बंधन नहीं लगता, इसमें यातायात बिल्कुल तरीके से बंद नहीं होता, यातायात चलता रहता है, बस वहां की जो व्यवस्था है उसको पुलिस अपने अधीन इस तरीके से ले लेती है जिससे कि उस क्षेत्र को सामान्य व्यवस्था में दोबारा से लाया जा सके। तो ये तो था दोस्तों एक साधारण सा अंतर, दोनों में आपने कर्फ्यू में भी समझा और धारा 144 में भी। दोनों में एक्सिक्यूटिव मजिस्ट्रेट पावर, दोनों में किसे एक्सिक्यूटिव मजिस्ट्रेट, दोनों में जो दिशा निर्देश जारी करते हैं एक्सिक्यूटिव मजिस्ट्रेट करते हैं, इधर भी दोनों में लागू करते हैं। और जो पुलिस को पावर दी जाती है वो क्षेत्रीय जिला प्रशासन द्वारा दी जाती है कि आप यहाँ पर पुलिस की पूरी बटालियन लेके वहां पर पहुंचे और वहां जो स्थिति पूरी तरीके से बिगड़ चुकी है उसमें नागरिकों की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाए। क्योंकि इसमें आपको मैं बताना चाहूंगा नागरिक सुरक्षा अहम होती है, नागरिकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पुलिस इस तरह का कदम उठाती है कि किसी भी बेगुनाह व्यक्ति की जान ना जाए, किसी भी सरकारी संपत्ति का नुकसान ना हो और दंगे से रक्तपात बिल्कुल भी ना हो। तो दोस्तों उम्मीद है आपको इस वीडियो में दोनों का अंतर समझ आया होगा, जिसमें मैंने धारा 144 को शॉर्ट में ब्रीफ किया है और इसको एक शानदार तरीके से ब्रीफ किया है और आपको समझ आया होगा। वीडियो पे आपने ध्यान से सुना, अपना समय दिया और मैं बताऊंगा वीडियो में अगर आपने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया तो सबसे पहले लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर याद से करें, क्योंकि हम इसी तरह की टिपिकल वीडियोस हमेशा अपने चैनल पे डालते रहेंगे। अगर आपने बेल आइकन प्रेस नहीं किया तो बेल आइकन को भी याद से प्रेस कर लीजिए, क्योंकि हम इसी तरह की वीडियोस आपको अपने चैनल पे हमेशा डालते रहे। थैंक यू।